अच्छा, सो इसी प्रोपोर्शनैलिटी से आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि द न्यू टाइम पीरियड वुड बी अंडर रूट 2 टाइम्स द ओल्ड टाइम पीरियड। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, रीज़न जो है इसका बड़ा सिंपल है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, टू द रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि लेट अस कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L. The time period is given by formula 2 pi L by G. Now if the length is doubled, the new time period will be, ये लेट सपोज लेंथ को हमने चेंज कर दिया है, L डैश की जगह हमने 2L पुट कर दिया है, और 2L से आप जो है इस अंडर रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं, और अंदर जो चीज़ है उसको तो आपने ऑलरेडी जो है वो T कहा हुआ है, तो इसकी जगह आप T पुट कर देंगे और आपके साथ न्यू टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो आपके साथ ओल्ड टाइम पीरियड से अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। मतलब स्टूडेंट्स इसका ये हुआ कि जब आप एक सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसका टाइम पीरियड उसके साथ बढ़ जाता है। सो इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेज बाय अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ है कि what will be the frequency of a simple pendulum if its length is 1 मीटर। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्टूडेंट्स आपके साथ फ्रीक्वेंसी का, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है कि f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी। इसमें आपको कहा है कि L की वैल्यू 1 मीटर है, तो अगर वो L की वैल्यू 1 मीटर आप पुट कर दें तो आपके साथ वो फ्रीक्वेंसी ये आ जाती है कि अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर इज अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई 2 पाई। रीज़न हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें L की जगह 1 पुट किया है। एक्सप्लेनेशन में आप इसी बात को प्रूव कर दें। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हुज नेचुरल फ्रीक्वेंसी फार्मूला इज दिस। इसमें आप L की जगह जो है वो 1 मीटर पुट कर दें, आपके साथ ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स मैंने एग्जैक्ट फॉर्म में लिखी है। अगर आप एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहते और इसमें ये वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं तो आप वैल्यूज़ पुट करके भी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। जी की जगह 9.8 पुट कर दें और उसको 2 पाई पे डिवाइड कर दें तो आपके साथ जो है डेसिमल में कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर साथ में आप यूनिट भी लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बाद में आएगा। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर से जो हमने आगे क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, how can you compare the masses of two bodies by observing their frequencies? ये क्वेश्चन आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, along a wire hangs from the top of the dark a wire hangs from the top of the dark high tower so that the top of the tower is not visible. How would you be able to determine the height of the tower? अच्छा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नोट्स में नहीं हुआ, लेकिन आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि एक टावर है आपके साथ, ठीक है, जिसकी हाइट का आपको पता नहीं है, लेकिन उस हाइट से एक सिंपल पेंडुलम जो है वो हैंग है। ठीक है, जितनी उसकी हाइट है वहाँ से एक सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके साथ हैंग्ड है, और इस सिंपल पेंडुलम की जो है वो लेंथ का भी आपको पता नहीं है, क्योंकि टावर की हाइट का पता नहीं है तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ का पता नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है
कि इस सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हुए हम जो है टावर की हाइट को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल पेंडुलम के हेल्प से लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम तो मालूम कर सकते हैं ना, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तो हम मालूम कर सकते हैं। और हमें पता है कि वही लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो किसके इक्वल है, वो तो असल में हाइट ऑफ टावर के इक्वल है। तो हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करेंगे और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करने के बाद हम उसको हाइट ऑफ टावर के इक्वल कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आप कैसे मालूम करोगे। तो उसके लिए आपके साथ फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आपके साथ 2 पाई, ठीक है, आपके साथ 2 पाई, और फिर आपके साथ जो है वो मेरे ख्याल में L/G, और इस पे होल अंडर रूट है ना, तो हम इस पे होल पावर ले लेते हैं 1/2। ठीक है, ये आपके साथ टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब इस टाइम पीरियड के फार्मूला से आपने सबसे पहले एल को सब्जेक्ट करना है, और एल को सब्जेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इक्वेशंस का जो है स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेने के बाद जब आप एल को सब्जेक्ट करोगे तो आपके लिए एल का इक्वेशन कुछ इस तरह आएगा कि टी स्क्वायर टाइम पीरियड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साथ में जी डिवाइडेड बाय 4, और साथ में आ जाएगा पाई। ठीक है, ये आपके साथ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें, जी तो पहले से नोन है, 4 पाई स्क्वायर पहले से नोन है। टाइम पीरियड अगर हम मालूम कर लें तो हम वैल्यूज पुट करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और एक दफ़ा लेंथ आ गई तो हाइट ऑफ टावर भी आ जाएगा। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो है उसको मालूम करने के लिए हम करेंगे ये कि हम इस सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करेंगे। और इस सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करने के लिए अच्छा तरीका ये होगा कि हम स्टॉप वॉच उठाएं और हम इस सिंपल पेंडुलम के 20 या 30 या 100 वाइब्रेशंस का टाइम मालूम करें, और उस टाइम को फिर हम 100 पे डिवाइड कर दें ताकि हमारे साथ एक एवरेज टाइम पीरियड आ जाए। एक दफ़ा हमारे साथ टाइम पीरियड आ गया तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम फाइंड कर लेंगे, और अगर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमारे साथ आ गई है तो वही लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपके साथ हाइट ऑफ जो है टावर के इक्वल होगी। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये आपके साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 7 कह दें, बुक के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये इसका रीज़न क्या है, आपको पता है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे, और उसी मीन पोजीशन पे आपके साथ एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में consider a simple pendulum, its motion is simple harmonic motion, the velocity of simple harmonic motion is always maximum at mean position, but at mean position the acceleration is 0 because at mean position the force is 0। ठीक है, ये तो हमने इसकी लॉजिकल एक रीज़न दे दी, लेकिन अब हमने अपने लॉजिकल रीज़न को मैथमेटिक्स के थ्रू प्रूव करना है।
तो आपके साथ वेलोसिटी का भी इक्वेशन है और आपके साथ एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन है। आप दोनों इक्वेशंस में मीन पोजीशन की कंडीशन पुट कर दें, जो कि है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आप दोनों में पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम आ जाएगी और एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी। So this shows that whenever velocity is maximum, that is omega x naught, at that point the acceleration would be 0। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, what is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time period, in a time equal to its period if the amplitude of the oscillator is a। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स नोट्स में नहीं हुआ, लेकिन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज एक बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे है और वो एक टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस कवर करती है। मतलब वो मीन पोजीशन से जाएगी एक एक्सट्रीम तक, एक एक्सट्रीम से वापस आएगी मीन पोजीशन तक, उस मीन पोजीशन से जाएगी वो फिर दूसरे एक्सट्रीम तक, और दूसरे एक्सट्रीम से वो वापस आएगी मीन पोजीशन तक। ठीक है, ये उसका एक टाइम पीरियड का मोशन होगा। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को ए से शो कर दें तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके साथ क्लियर सी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। सो टोटल डिस्टेंस आपके साथ इसका आ जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि ये भी a है, ये नीचे वाला भी आपके साथ a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। तो आपके साथ टोटल डिस्टेंस जो है वो 4a आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का होता, डिस्प्लेसमेंट जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो ज़रूरी नहीं होती, डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, तो उस वक्त जो है आपके साथ अगर इसको आप प्लस ए कह रहे हैं लेट्स सपोज राइट की तरफ, तो लेफ़्ट वाले की तरफ को फिर आपने माइनस ए कहना था और इस वाले को भी आपने फिर माइनस ए कहना था और ये वाला प्लस हो जाता। तो आपके साथ फिर प्लस ए माइनस ए माइनस ए प्लस ए, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके साथ 0 हो जाता, क्योंकि आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो हैं वो दोनों सेम हैं। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की बात हो रही है सो द टोटल डिस्टेंस इज़ 4a, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। ठीक है, अच्छा ये आपके साथ हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, what happens to the frequency of the simple pendulum as it oscillates and dies down from large amplitude to smaller। अच्छा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये डैम्पिंग से रिलेटेड है। डैम्पिंग जो है वो आपके साथ एक होती है आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होती है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है और जो उसकी एनर्जी है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती, वो सिस्टम के साथ ही रहती है। लेकिन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में या डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपके साथ जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है और वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम से निकलती है और आखिर में एम्पलीट्यूड भी ख़त्म हो जाता है और एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, और इस प्रोसेस को जो है हम डैम्पिंग कहते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के आपने ये बताना है कि डैम्पिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, डैम्पिंग की वजह से हमें इतना तो पता है
कि एम्पलीट्यूड जो है डैम्पिंग की वजह से कम हो जाता है, एनर्जी जो है डैम्पिंग की वजह से कम हो जाती है, लेकिन हमने ये डिसाइड करना है कि डैम्पिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी पे जो है वो क्या असर पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो इसी क्वेश्चन नंबर 7 से प्रीवियस क्वेश्चन है, और वो आपके साथ ये है कि जब हम किसी सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशंस देते हैं, हम किसी सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेशंस देते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशंस जो हैं ये इवेंचुअली आखिर में स्टॉप क्यों हो जाती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है इसके साथ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा जो है वो आइडिया बिल्डअप हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि आपके साथ डैम्पिंग का प्रोसेस होता है, और डैम्पिंग के प्रोसेस की वजह से आपके साथ एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो जाता है और आपके साथ एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन एयर एंड द ड्रैग फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके साथ ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है -BV। इस b को डैम्पिंग रेशो कहा जाता है, और v जो है ये स्पीड है, और माइनस इस बात को शो करती है कि ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी को जो है वो अपोजिट होगी। सो एज वी नो दैट द ड्रैग फोर्स अपोजेस द मोशन बाय कन्वर्टिंग इट्स यूजफुल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ द ड्रैग फोर्स द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड एवेंचुअली द बॉडी स्टॉप्स। ठीक है, सो डैम्पिंग जो है, डैम्पिंग की वजह से स्टूडेंट्स ये 4 बातें आपने याद रखनी हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, डैम्पिंग की वजह से एनर्जी डिक्रीज़ होती है, डैम्पिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, और डैम्पिंग की वजह से टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो आपके कोर्स में अब शामिल नहीं है। ये आपके साथ वो क्वेश्चन नंबर जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 9 कहा था, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर 9 है। When the amplitude decreases due to damping force, frequency also decreases। हमारा क्वेश्चन था कि आप डिसाइड करें कि फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने स्टेटमेंट में बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। रीज़न इसका क्या है? असल में आपके साथ डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, डैम्पिंग की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डैम्पिंग फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करता है, और वो एक टाइम पीरियड को, एक साइकिल कंप्लीट करने में फिर बॉडी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डैम्पिंग फोर्स टाइम पीरियड को अपोज करता है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ होना है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। सो द डिक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी एंड द इंक्रीज़ इन वाइब्रेशन टाइम पीरियड इज़ ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स एंड डैम्पिंग रेशो। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज़ आइडियल ऑसिलेशन। ठीक है, ये इसमें आप देखें, इसमें ना तो आपके साथ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ना आपके साथ एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। ये आइडियल, इसमें एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसमें टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, इसमें ओमेगा भी कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आते हैं कि अगर इसी जो है वाइब्रेशन पे आपके साथ एक डैम्पिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से फिर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, दिस इज़ अबाउट डैम्पिंग। इसमें आप एक ख़ास जो है वो ऑब्ज़र्वेशन करें कि ये जो पहला साइकिल जितने टाइम में कवर हुआ है, दूसरा साइकिल उससे ज़्यादा टाइम में कवर हुआ है, तीसरा साइकिल उससे भी ज़्यादा टाइम में कवर हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो इसका इंक्रीज़ कर रहा है। और इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। स्टूडेंट्स, ये उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज हैं, आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो और मेंशन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें ये b जो है ये डैम्पिंग रेशो है, और m जो है ये आपके साथ मास ऑफ द बॉडी इन मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। ये आपके साथ स्टूडेंट्स, तो ये कंक्लूजन हो गई कि डैम्पिंग की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ कम हो जाती है। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सरसाइज। A singer holding a node of right frequency can shatter a glass. Explain. ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सिंगर जो है तो वो किसी ग्लास को शैटर कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? तो ऐसा हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। अ सिंगर प्रोड्यूसिंग अ नोट कैन शैटर अ ग्लास, रीज़न दिस इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की एक्सप्लेनेशन में वही बात कि आपने सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है, फिर फोर्स फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है, फिर आपने कंडीशन पे बात करनी है। तो इस एग्ज़ाम्पल में ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, जिसको हमने एफ नेचुरल कहा। अब सिंगर ने जो नोट प्रोड्यूस की वो इस ग्लास के ऊपर जो है एक फोर्स फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले करेगी, तो उसे हम फोर्स फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। और अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाती हैं तो रेजोनेंस अकर हो जाएगा, और ये ग्लास मॉलिक्यूल्स को मजबूर करेगा कि वो वाइब्रेट करे विथ हायर एम्पलीट्यूड। अब मसला ये है कि ग्लास जो है ये एक ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल नहीं है। तो ब्रिटल मटेरियल्स इतनी वाइब्रेशंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं या वो क्रैक हो जाते हैं। सो अ सिंगर कैन शैटर द ग्लास विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये आपके साथ स्टूडेंट्स वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो आपके साथ हो गए, ठीक है। इसमें ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो हमने छोड़ दिया कि इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन एफ एंड एक्स। एफ जो है वो फोर्स है और एक्स जो है वो एक्सटेंशन है। आपने मैट्रिक में भी इसे हुक्स लॉ के नाम से पढ़ा है। फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान जो रिलेशन है, या फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान जो कनेक्शन है, उसको आपने हुक्स लॉ का नाम दिया हुआ है। और आपको पता है कि फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान जो कनेक्शन है वो ये है कि इसका जो रेशो है F/x वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ है उसमें ये बात देखी गई है कि तकरीबन 5% ऑफ द डेटा जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चॉइसेस में छोड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट जो है आप इस क्वेश्चन को भी देख लें। द फोर्स एफ एंड एक्सटेंशन एक्स इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वो कनेक्शन क्या है? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करती है, और वो कनेक्शन ये है कि इन दोनों का रेशो जो है वो के की इक्वल है, मतलब इन दोनों का स्लोप जो है वो आपके साथ स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वल है। एक्सप्लेनेशन में आप जो है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखें, फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और फिर कनेक्शन की हेडिंग दे के आप ये बता दें कि अगर आपके साथ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हो और आप इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप फाइंड करें,
तो स्लोप फाइंड करने का इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि आपने के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो ये आपके साथ कनेक्शन है फोर्स और एक्सटेंशन का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर से आपके बन सकते हैं। जिस तरह आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन वाइब्रेटरी मोशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रीड कर लें तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। राइट अ नोट ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स वैसे तो ये क्वेश्चन आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके एक दफ़ा रीड इसे ज़रूर दें इस क्वेश्चन को। और जो सीरीज़ में पैरेलल में आपके साथ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने का फार्मूला है, ये भी जहन में याद रखें, एमसीक्यूज़ इस पे आ सकते हैं। और सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है वो भी याद रखें। इस पे भी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज हो गए। बाकी स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला, उसका एसआई यूनिट जो है वो आपको आना चाहिए। तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को जस्ट रीड दे दें ताकि आपको आइडिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके साथ एक टेबल है जिसमें इस सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए गए हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके फार्मूलाज आपको प्रॉब्लम्स में जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 एग्जांपल्स हैं, तो तीनों एग्जांपल्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने कहा था कि आगे आने वाला है ना एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन आइडियल एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है आपके साथ आइडियल ऑसिलेशन वो होती है जिसमें लॉसेस नहीं होती और जिसमें एम्पलीट्यूड और एनर्जी कांस्टेंट होती है, या वो ऑसिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ आइडियल ऑसिलेशन का ग्राफ है। आइडियल ऑसिलेशन का अगर आप वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते हैं और ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन आइडियल ऑसिलेशन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हर एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस की तरफ। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस में आपके साथ एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होती है, एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, या ऐसा ऑसिलेशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो होता है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ उधर डैम्पिंग फोर्स भी होता है। ठीक है। तो जहाँ पे डैम्पिंग फोर्स होगा उस ऑसिलेशन हम फिर प्रैक्टिकल ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। फिर आप कांस्टेंट पुट कर देते हैं, उस कांस्टेंट को आप डैम्पिंग रेशो कहते हैं। और जैसे हमने कहा, इस माइनस का मतलब क्या है कि ये फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी है। ठीक है। अच्छा, और फिर जो है आपके साथ डैम्पिंग की वजह से जो अभी ये जो डेटा है ये आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपको जो है फार्मूलाज आप रट्टा कर सकें तो आप मेंशन कर सकते हैं इन फार्मूलाज को। ठीक है। जब डैम्पिंग होती है तो आपके साथ ना फिर ओमेगा सेम रहता है और ना फिर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और इस पे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है और टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, फिर ये एक दूसरा क्वेश्चन है
कि डैम्पिंग की टाइप्स हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग जो है वो मॉडरेट डैम्पिंग होती है, अंडर डैम्पिंग स्मॉल डैम्पिंग होती है और ओवर डैम्पिंग जो है वो लार्ज डैम्पिंग होती है। ठीक है। सो क्रिटिकल डैम्पिंग वो होगी कि बॉडी रेस्ट में आने से पहले जो है वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब विद इन 1 साइकिल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। सो द बॉडी इज एट रेस्ट बिफोर कवरिंग अ सिंगल वाइब्रेशन। Such type of damping is called critical damping. It is used in the shock absorbers of vehicles. अंडर डैम्पिंग वो है जिसमें आपके साथ बॉडी रेस्ट में आने से पहले सेवरल वाइब्रेशन जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है। जैसे आप एक पेंडुलम को एयर में डिस्टर्ब करते हैं, तो दैट इज़ द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। अच्छा, ओवर डैम्पिंग आपके साथ क्या है? ओवर डैम्पिंग जो है ये हाई डैम्पिंग फोर्स वाले मीडियम को कहते हैं, और इसमें बॉडी एक ही साइकिल में रेस्ट में आ जाती है, लेकिन उस रेस्ट में आने के लिए वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेती है। ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्रिटिकल डैम्पिंग का है। ये वाला ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है कि साइकिल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं रेस्ट में आने से पहले, तो ये अंडर डैम्प का केस है। और ये जो आपके साथ ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है जिसमें हाफ ही साइकिल में बॉडी रेस्ट में आ गया है, लेकिन उस हाफ साइकिल के लिए जो टाइम लगा है वो उन बाकी टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। ठीक है। अच्छा, फिर आपके साथ जो है प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज में चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स आपके साथ इंक्लूड हैं वो अगर हम देख लें तो आपके साथ 2, 3, 7, 9 और 10। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ इंक्लूड है। प्रॉब्लम नंबर 2, नंबर 3, 7, 9 और 10। ठीक है। गो थ्रू हम जो है सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को दे देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 सिंपल सा प्रॉब्लम है, हुक्स लॉ पे ये सॉल्व होता है। आपको सिंपल फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपको एक्सटेंशन की वैल्यू गिवन है और आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट मांगा गया है। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसे कर लेते हैं। फार्मूला आपने यूज़ करना है F इज इक्वल टू के एक्स, के को सब्जेक्ट कर लें और आपके साथ जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? नो सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बुक से आप ज़रा प्रॉब्लम नंबर 2 का डेटा रीड करें। प्रॉब्लम नंबर 2 है कि अ सिंपल क्लॉक keeps perfect time at the location where the acceleration is 9.8 meters per second square. When the clock is moved to a higher amplitude, it loses 80 seconds per day. Find the value of g at that new location. अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपके साथ एक सेकेंड पेंडुलम है। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 हर्ट्ज होता है। स्टूडेंट्स याद रखें, सेकेंड पेंडुलम एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है। ठीक है। और जिसका लेंथ मेरे ख्याल में 99.8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या 0.998 मीटर्स होता है। अच्छा, ये जो सेकेंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, ये एक घंटे में 3600 सेकेंड्स में, एक घंटे में ये कितने वाइब्रेशंस करता है? ये 1800 वाइब्रेशंस करता है। ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी क्या है? वैल्यू ऑफ जी है 9.8। ठीक है। अच्छा, अब हम एक हाइट पे चले गए।
एट हाइट पे चले गए और वो आपसे अब कह रहे हैं कि उस हाइट पे जाने की वजह से इसके टाइम पीरियड में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, और वो जो टाइम पीरियड का फ़र्क आया वो आया 80 सेकेंड्स पर डे। कितना फ़र्क आया? एक दिन में 80 सेकेंड्स का फ़र्क आता था। सो इट लूजेस जो है, हमने इस तरह सबसे पहले करना है कि हमने जो ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया है अपने लिए, ये तो हमने आवर्स में मेंशन किया है ना, तो इसलिए हमने जो है इस 80 सेकेंड्स पर डे को हम सेकेंड्स पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ देखें, हमने इस 80 को 24 पे डिवाइड कर दिया है, तो हमारे साथ आ गया 0.33 सेकेंड्स पर आवर। ठीक है, जब आप 80 को 24 पे डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब जो है पहले तो 1800 वाइब्रेशंस में कितना टाइम गुजर जाता था? 3600 सेकेंड्स गुजर जाते थे, लेकिन अब उसी 1800 वाइब्रेशंस में 3600 सेकेंड्स नहीं गुजरेंगे, बल्कि 3603.33 सेकेंड्स जो है वो गुजरेंगे। ठीक है, तो आपके साथ जो पुराना टाइम पीरियड था वो 3600 डिवाइडेड बाय 1800 2 सेकेंड्स था, लेकिन जो नया टाइम पीरियड आया है वो जब आप 3603.33 को 1800 पे डिवाइड करोगे तो आपके साथ ये नया टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वो पुराना टाइम पीरियड टी था, नया टाइम पीरियड टी डैश है। ठीक है, और आपको उस न्यू हाइट पे जी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मतलब आपने जी डैश जो है वो फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन जो है, फार्मूला आपके साथ यहाँ सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला यूज होता है। वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम make at sea level called the second pendulum, whose time period is 2 seconds. It is used for the measurement of it is used for time measurement. The formula of time period at sea level is given by this. ये सी लेवल का फार्मूला है, ये उस हाई एल्टीट्यूड का फार्मूला है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, हमने दोनों का इक्वेशंस का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, दोनों का हमने क्या ले लिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया। दोनों का स्क्वायर ले लिया, दोनों से हमने जी को सब्जेक्ट कर लिया, यहाँ से जी को सब्जेक्ट कर लिया, यहाँ से जी डैश को सब्जेक्ट कर लिया, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो ये 4 पाई स्क्वायर एल और 4 पाई स्क्वायर एल तो कट जाएंगे, आपके साथ ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये चीज़ आ जाएगी, और बाकी आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपके साथ जो है वो आंसर आ जाएगा। ओल्ड टाइम पीरियड वो 2 सेकेंड्स था, न्यू टाइम पीरियड जो है वो 2.00158 होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, अगर ये सारी डिराइवेशन आप नहीं कर सकते तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी डैश होल स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ करके जो है बस इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके साथ है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। ठीक है, आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है और आपसे लेंथ मांगी गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है। जनरली लंबे स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स अक्सर औकात नहीं आते। ठीक है, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसको आप स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद लेंथ को सब्जेक्ट कर दें, और लेंथ को सब्जेक्ट करने के बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, आपके साथ आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके साथ
मास स्प्रिंग सिस्टम पे है, और मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो आपके साथ इंक्लूड नहीं है, तो बस इस क्वेश्चन को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5, मास इज अटैच्ड। अच्छा, टाइम पीरियड जो है आपको गिवन है और आपसे वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करें जब डिस्प्लेसमेंट 0.04 मीटर्स है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी शॉर्ट है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके साथ एक बॉडी है जिसका मास गिवन है 4 kg। ठीक है, अच्छा, आपके साथ और क्या क्या डेटा है? A body, a mass at the end of simple with time period, find out acceleration when the displacement is 0.04। ये तो आपके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड फाइंड हुआ, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एक्सक्लूड कर दें, ये भी सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम पे है, ये भी निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट स्टेटमेंट है तो आ सकता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है 1 सेकेंड, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपने फाइंड करनी है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर लें, और ये तो आपने लेंथ फाइंड कर ली है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, वो आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड की जिसका लेंथ जो है वो जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हमें तो पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो 1/1 से भी 1 आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ 1 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स, ये भी मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेट करता है, तो इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपके साथ द रिस्टोरिंग, अच्छा, बॉडी वाइब्रेट्स, अच्छा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ये करेंगे। अच्छा, एक बॉडी है जिसका मास 800 ग्राम है, तो वो 0.8 kg हो जाएगा, और वो वाइब्रेट कर रहा है एम्पलीट्यूड किसके साथ, 0.30 मीटर्स के साथ। मतलब एक बॉडी लेट सपोज इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है, और ये जो है ये उसका एम्पलीट्यूड है जो कि 0.3 है, और रिस्टोरिंग फोर्स उस पर कितनी है, रिस्टोरिंग फोर्स उस पर है 16 न्यूटन। ठीक है, आपसे वो कह रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त फाइंड करें जब x की वैल्यू क्या हो, 0.12 मीटर हो। तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फार्मूला आपने यूज़ करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करना है, वेलोसिटी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। सबसे पहले तो आप जो है स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड कर लें, क्योंकि फार्मूलाज में उसने यूज़ होना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको एफ और एक्स दोनों गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, तो अब सबसे पहले जो है आप ओमेगा का फार्मूला यूज़ करके ओमेगा को फाइंड कर लें। एक दफ़ा ओमेगा आ गया, फिर टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करके टाइम पीरियड को फाइंड कर लें, सारा डेटा आपके साथ मौजूद है। फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करके एक्सेलरेशन को फाइंड करें। एक्स की जगह आप 0.12 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी एक्स की जगह हमने 0.12 की वैल्यू पुट की है। वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड करें। एक दफ़ा वेलोसिटी आ गई तो उसको आप हाफ एम वी स्क्वायर में भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला है, वो फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज़ पुट कर लें।
तो आपके साथ सिंपल सा आपके साथ क्वेश्चन है, ठीक है। अ, फिर इसके बाद जो है आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 को भी छोड़ दें क्योंकि इसमें वेव फॉर्म्स यूज़ हुए हैं और वो वेव फॉर्म्स आपके कोर्स में जो है वो शामिल नहीं है। तो ये आपके साथ इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हो गए। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपने कंडीशन लिखना है, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ रेफरेंस एंड आइडियल मोशन, no physical motion up till now is 100% simple harmonic motion. This ideal motion has the following characteristics. तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। इट इज़ अ वाइब्रेटरी मोशन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन, it is a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement but always directly towards the center. Simple harmonic motion have the following properties at mean and extreme position. Mean per velocity maximum, extreme per velocity 0, मीन पे पोटेंशियल मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल ज़ीरो, मीन पे का पोटेंशियल जो है वो मिनिमम, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पे फोर्स ज़ीरो, एक्सट्रीम पे फोर्स मैक्सिमम, मीन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हैं इसके। एक है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, एंड यही वो मोशन है जो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। फिर इसके 2 एग्जांपल्स और है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। फिर कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस पर तो ऑलरेडी हमने ऊपर भी हेडिंग एक दिया हुआ था, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स पे आए, ठीक है। पहला एग्जांपल इसका वो मास स्प्रिंग सिस्टम है, और मास स्प्रिंग सिस्टम को पहले थोड़ा सा आपने इसमें डिफाइन करना है कि मास स्प्रिंग सिस्टम किसे कहते हैं। और फिर आपने जो है मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके साथ एक बॉडी होती है, एक स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग का एक एंड जो है वो किसी सरफेस के साथ अटैच होता है। तो जब आप इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान जो है वो वाइब्रेशंस शुरू कर देता है, और हमने ये साबित करनी है कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस प्रूव करते वक्त आपने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, और वो प्रिकॉशंस ये होगी कि आपने एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करनी, आपने फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं करना, और आपने वेट का इफ़ेक्ट कंसिडर नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स को कंसिडर करना है बस। रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा आपने किसी भी फोर्स को कंसिडर नहीं करना, वरना फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो होंगी ये आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशंस नहीं होंगी। बाकी प्रूफ इसका सिंपल सा प्रूफ है, आप हुक्स लॉ से स्टार्ट लेते हैं और फिर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए माइनस लगा देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह फिर आप एम ए लिखते हैं और ए को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और के बाई एम आपके साथ कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को हटाकर आप ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है ये सिंपल पेंडुलम है।
सिंपल पेंडुलम को पहले डिफाइन करें कि इसमें एक मेटालिक नॉब होता है, एक इनएक्सटेंसिबल लेंथ होती है, मतलब लेंथ आपके साथ कांस्टेंट होती है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम को जब आप प्रूव करना चाहें कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें टेंशन को रेफरेंस कंसिडर करते हुए हमको वेट को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो वेट के दो कंपोनेंट्स आपके साथ बनते हैं, एक एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। ये एम जी कॉस थीटा जो है ये तो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है, और एम जी साइन थीटा आपके साथ रिस्टोरिंग फोर्स का काम प्ले करता है। लेकिन इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो हम एम जी साइन थीटा के साथ एक माइनस भी लगा देते हैं। अब इस फार्मूला में हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो हम वही ट्राइंगल जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल को हम दोबारा उठा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने इस पे फोर्सेस शो नहीं करनी, हमने इस पे लेंथ शो करनी है। तो ये भी एल है, ये भी एल है, और ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो हुआ है एक्स, ठीक है। तो इस पे अगर आप साइन थीटा अप्लाई करें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपके साथ साइन थीटा की वैल्यू आती है एक्स बाय एल। यही साइन थीटा की वैल्यू आप ऊपर इस फार्मूला में पुट करें, तो आपके साथ साइन थीटा की जगह एक्स बाय एल आ जाएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स की जगह आप एम ए पुट कर लें, तो ये एम और एम तो आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके साथ रिज़ल्ट आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। जी बाई एल कॉन्स्टेंट है, और उसी कॉन्स्टेंट को हटाकर आप प्रूव कर सकते हैं कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के मोशन को जब भी आप प्रूव करोगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करना, लेंथ को आपने कांस्टेंट लेना। अगर ये दोनों बातें आप कंसिडर करोगे, तो फिर आपके साथ सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा वो आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये यहाँ पे जो हमने उन 3 एग्ज़ाम्पल्स की बात की थी, और उसमें हमने कहा था कि उसमें ये एक एग्ज़ाम्पल इस तरह है जो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये वाला मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा इस एक एग्ज़ाम्पल के बारे में है, और इस एग्ज़ाम्पल के लिए हमने पूरा डेटा डिराइव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट अ नोट ऑन मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल, आल्सो डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए हमने सिर्फ प्रूव नहीं करना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने इसके लिए वेलोसिटी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की डिराइवेशन जो है वो करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें कि एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका जो साया होता है, उसका साया क्या करता है, उसका साया वाइब्रेशंस करता है। तो वो इस हेडिंग में ज़रा आप देखें, प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। When a body undergoes a circular motion, its projection on the wall or on the diameter will undergo vibrational motion with the following properties. जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा वही उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड भी होगा, जो सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही वाइब्रेशन की भी होगी, क्योंकि जितने टाइम में वो बॉडी एक सर्कल कंप्लीट करेगा उतने टाइम में उसका प्रोजेक्शन एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। नाउ लेट अस प्रूव दैट द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। Actually, this motion is the only motion which is 100% simple harmonic motion.
ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एज शोन। द बॉडी इज इनिशियली एट पोजीशन ए, ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। आफ्टर सम टाइम इट इज़ एट पोजीशन बी, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन बी पे है। When the body is moving in a circle, it will be affected by centripetal acceleration, ठीक है। इस बॉडी पे क्या एक्ट करेगी, इस बॉडी पे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी। बट वी ओनली हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन दैट ओनली अफेक्ट्स द प्रोजेक्शन। देखिए, ये अगर बॉडी बी पे होगी तो उस वक्त उसका साया यहाँ बनेगा, और हमें सिर्फ इस एक्सेलरेशन के साथ काम है, ठीक है। So consider the diagram in which centripetal acceleration and its components are given। देखिए, ये centripetal acceleration है, ये उसका बेस कंपोनेंट है a cos थीटा, ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है a sin थीटा, ठीक है। तो हमें इस कंपोनेंट के साथ काम है, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है किस पे, प्रोजेक्शन पे, ठीक है। तो हमें इस कंपोनेंट के साथ काम है। अच्छा, ये दूसरे पेज का है, ये छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस मीन्स दैट द प्रोजेक्शन इज ओनली अफेक्टेड बाय, जो है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमें चाहिए, तो हमने वो कॉस थीटा का फॉर्मूला ले लिया, और इसमें ए सी की जगह हमने वी स्क्वायर बाय आर पुट कर दिया, तो ये हमारे साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। इसमें हम एक माइनस पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हम यही डायग्राम जो हमने ली थी, ये डायग्राम हम दोबारा लेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम एक्सेलरेशन शो नहीं करेंगे, बल्कि डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। देखिए, वही डायग्राम दोबारा हमने ली है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को हमने r कह दिया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने x कह दिया है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने y कह दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी cos थीटा यूज़ करें तो cos थीटा r बाई एक्स है, वो r बाई एक्स वैल्यू पुट कर दें तो आपके साथ ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें जो है r और r को मल्टीप्लाई कर लें तो r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसमें v बाय r की जगह आप ओमेगा पुट कर दें तो आपके साथ लास्ट में रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की। स्टूडेंट्स, ये आप कंसिडर करें कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, पहले वो पोजीशन ए पे थी, पोजीशन ए पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे थी, अब वो पोजीशन बी पे है, पोजीशन बी पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। लेकिन हमें इस बॉडी की वेलोसिटी के साथ काम नहीं है, हमें जो बॉडी का प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे, हमें उसकी वेलोसिटी, हमें ये वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। हमें इस वेलोसिटी के साथ काम है, मतलब हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ये वाला वेलोसिटी का ये कंपोनेंट चाहिए, हमें ये वाला कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके साथ जो है ये जो कंपोनेंट है, ये v साइन थीटा का कंपोनेंट है, तो हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो v नहीं है, बल्कि वो v साइन थीटा है। तो हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या है, वो v साइन थीटा है। इसमें v की जगह हमने r ओमेगा पुट कर लिया, तो हमारे साथ फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा। अब इसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट नहीं करते, हमने अभी प्रीवियसली cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी। तो हम इस तरह करते हैं कि साइन थीटा को हम सबसे पहले cos थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू हम उठा के यहाँ से इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कॉस थीटा की जगह x बाय आर पुट कर देंगे, स्क्वायर लेने के बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम लेने के बाद हम ऊपर नीचे अंडर रूट्स ले लेंगे। अंडर रूट्स लेने के बाद आर आर कैंसिल हो जाएगा और आप आ जाएगी ओमेगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आर जो है इस सर्कुलर मोशन में आप उसे एक्स नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप आर की जगह एक्स नॉट भी पुट कर सकते हैं और ये आपके साथ वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। इस वेलोसिटी में अगर आपने मीन पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो x की जगह 0 पुट करें, और अगर आपने एक्सट्रीम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो x की जगह x0 पुट करें, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला है ½ mv², और इसी फार्मूला में अगर आप वेलोसिटी की ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके साथ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मीन पे फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पुट करें, एक्सट्रीम पे फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू x0 पुट करें। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी ये छोटी सी डिराइवेशन है, ये आप कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी असल में वर्क है, और वर्क जो है वो एफ डॉट डी के इक्वल होता है। एफ डॉट डी की जगह एफ डी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, थीटा की जगह 0 पुट करें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को पैरेलल हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, ये एफ जो है ये कांस्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जिस तरह आपके साथ एक्सटेंशन चेंज होती है उसी के मुताबिक फोर्स भी चेंज होता है। सो हम f की एक वैल्यू नहीं है, f की बहुत सी वैल्यूज़ हैं, तो हम उस बहुत सी वैल्यूज़ में कोई एक वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो हम इसका एवरेज पुट करेंगे, और एवरेज है 0 + f/2, तो ये ½ fx हो जाएगा। अब इसमें हुक्स लॉ के मुताबिक f की जगह kx पुट कर दें तो आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा ½kx²। मीन पे फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करें, एक्सट्रीम पे फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू x0 पुट करें, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो टॉपिक है ये आपके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और इसमें आपने ये शो करना है कि पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, लेकिन आपके साथ जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक कैन चेंज बट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमने इस तरह करना है कि हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है एट 3 डिफरेंट पोजीशंस। मीन पोजीशन पे करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे करेंगे, और दरमियान में किसी पोजीशन पे करेंगे, ठीक है। और इन तीनों पोजीशंस पे देखते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या सेम रहती है या नहीं। फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे वो काइनेटिक का अपना फार्मूला है, पोटेंशियल का अपना फार्मूला है, और टोटल एनर्जी के लिए हम दोनों को सम अप करेंगे। ये फार्मूलाज याद रखें, ये आप MCQs में और प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे आप x की जगह 0 पुट कर दें, काइनेटिक के फार्मूला में भी और पोटेंशियल के फार्मूला में भी, और फिर दोनों को प्लस कर दें तो आपके साथ टोटल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक भी ये आ गई, और पोटेंशियल भी आ गई। फिर एक्सट्रीम पे, स्ट्रीम का कंडीशन है x इज इक्वल टू x0, तो काइनेटिक के फार्मूला में भी वो कंडीशन पुट करें, पोटेंशियल के फार्मूला में भी पुट करें, और फिर दोनों को प्लस कर दें तो आपके साथ एक्सट्रीम पे भी आ गई। अच्छा, फिर एट एनी जनरल पोजीशन x इज इक्वल टू x पे, और फिर तो काइनेटिक और पोटेंशियल के फार्मूलाज में कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दें। प्लस करने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करें ताकि पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक फैक्टर कैंसिल आउट हो सके और ये वाला रह जाएगा। तो टोटल एनर्जी के लिए फिर आप दोनों को प्लस कर लें तो सिर्फ ये वाला आपके साथ रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ
वो सारी ऑब्जर्वेशन की एक टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन पे क्या है, एक्सट्रीम पे क्या सिचुएशन है, और टोटल एनर्जी जो है वो क्या सिचुएशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बातें और याद रखें। ये जो आपके साथ एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर आपसे कहा जाए कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएं, तो याद रखें इसका जो ग्राफ होता है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता। ठीक है, ये ग्राफ होता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, उस माइनस की वजह से। क्योंकि देखें जब आपके साथ ए पॉजिटिव होगा उस वक्त एक्स नेगेटिव होगा, या जब एक्स नेगेटिव होगा एक्स पॉजिटिव होगा उस वक्त आपके साथ ए नेगेटिव होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर आपके साथ लास्ट क्वाड्रेंट में ये सिचुएशन होती है। अगर आपसे कोई कहे कि स्पीड का ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के साथ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ ऐसे होता है। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है, और यही ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का भी है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे होगा। अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ऐसे। और अगर आपसे कोई पूछे टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाएं, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, यहाँ आप देखें स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल के ग्राफ से एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये दो वो पॉइंट्स हैं जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होंगे, और इन पॉइंट्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2। ये फार्मूला भी याद रखें, एमसीक्यूज में आ सकता है। ये वो पॉइंट्स हैं, और ये प्लस माइनस है, दो पॉइंट्स हैं असल में। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो आपके साथ है, ये वाला, ये प्लस में है, और ये वाला पॉइंट जो है ये माइनस में है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल्स आपके साथ इक्वल हो जाते हैं। बहरहाल ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 था इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रेजोनेंस पे बन सकता है। तो रेजोनेंस में आपने बात करनी है कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस वो प्रोसेस है जिसमें एम्पलीट्यूड और एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रेजोनेंस के लिए फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप नेचुरल वाइब्रेशंस पे बात करें कि जब हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और वो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें, तो उसे हम नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। और वो सिंपल पेंडुलम के केस में भी आपको फ्रीक्वेंसी का पता है, और मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में भी आपको फ्रीक्वेंसी का पता है। ठीक है, फिर फोर्स फ्रीक्वेंसी जो है उसको एक्सप्लेन करें, और फोर्स फ्रीक्वेंसी में कहें कि अगर हम उस बॉडी पे एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें अपनी तरफ से, तो वो पीरियोडिक फोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और बॉडी इवेंचुअली अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़कर उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को एडॉप्ट कर देगी। और अगर वो ऐसा करे तो फिर हम उससे फोर्स वाइब्रेशंस कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का इक्वल होना। जब ये इक्वल हो जाएंगी तो तब हमारे साथ रेजोनेंस होगा। लेबॉर्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस का, जो हम रेजोनेंस को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। हम एक वायर के साथ 3 सिंपल पेंडुलम्स अटैच कर लेते हैं, जिसमें 2 की लेंथ सेम होती है और एक की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है।
तो जिनकी लेंथ सेम होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज भी सेम होंगी, और जिनकी लेंथ डिफरेंट होगी उनकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होगी। हम सिर्फ लेट सपोज इस एक को वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये L2 उसी तरह रेस्ट में रहता है और L3 जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है, जो कि रेजोनेंस का प्रूफ है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप देख लें। फिर एग्जाम्पल्स तो इसके ऑलरेडी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपके साथ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इस कोर्स में आपके साथ आ सकते हैं। ठीक है, और ये चौथा भी है वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन वेव फॉर्म अब के कोर्स में जो है वो शामिल नहीं है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमने डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर के MCQs के लिए जो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। मैं आपके साथ ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के MCQs, और वो वहाँ से 10 मिनट्स की वीडियो है, बस फास्ट में देख लें, 5 मिनट्स में आप जो है वो MCQs कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बताएं इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो अब आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नो सर। जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम? जी जी सर ये जो फर्स्ट रीड का पैटर्न है ये चेंज हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक पेज का होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका पैटर्न चेंज है, उसी एक पेज पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा, और वो पेपर पैटर्न जो है और उसको कैसे फिल करना है उस पर भी हम लास्ट में फिर एक क्लास ले लेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले जो है दोबारा एक क्लास ले लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है, और टाइम मैनेजमेंट पे भी जो है बात करनी है हमने। जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके जो है मैक्सिमम 6 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 6 मिनट्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करना होता है, अदरवाइज़ फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके साथ जो है वो मैक्सिमम 26 टू 28 मिनट्स होते हैं। 26 टू 28 मिनट्स में आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, फिज़िक्स के पेपर्स लेंथी होते हैं, ये रह जाते हैं स्टूडेंट से, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपकी प्रैक्टिस जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 छोटा सा है, तो उसके साथ हो सकता है हम फिर चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स भी कर लें। ठीक है, और ये आज की क्लास आपकी रिकॉर्ड हो गई है, तो ये टीम्स पे ही पड़ी रहेगी, तो जिसने फिर स्टूडेंट्स ने बाद में देखना हो वो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। कोई प्रॉब्लम है और